जी, मैं हूँ सज्जाद रज़ा सिंधी और आप देख रहे हैं केएफ उर्दू टीवी। मेरे साथ डॉक्टर असद अली राना ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, डीएचक्यू से इनका तल्लुक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, करम है जी। आप अच्छा सर, ये बताइएगा टॉन्सिल्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और इनकी फासी तदाबीर क्या है? हाँ जी, टॉन्सिल्स इस तरह है कि गले में हमारे गदूद होती है। अल्लाह ताला ने हमारे गले के अंदर ये टॉन्सिल्स गदूदें रखी हुई हैं जिनके काफ़ी फ़ायदे हैं हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त में, इम्यून सिस्टम में। कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं, छोटी उम्र में बच्चे भी आते हैं, मेजॉरिटी बच्चों की है जिनमें ये गले के अंदर एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। अगर बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हों और छोटे बच्चों का बार बार, अगर जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका स्कूल का हर्ज हो रहा हो, ग्रोथ पे बुरा असर पड़े, या बड़ों में अगर टॉन्सिल्स बड़े होने से स्लीप एपनिया, सांस की रुकावट हो, तो फिर हम इसके ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। और इसकी वजह ये होती है बार बार छोटे बच्चों का खाने पीने का जो लाइफस्टाइल है, बाजार वाली चीज़ें, ठंडी खट्टी चिकनाई वाली चीज़ें, उससे गले का बार बार इन्फेक्शन होने से, रिकरेंट इन्फेक्शन होने से, एलर्जी की वजह से ये टॉन्सिल्स बनते हैं। अच्छा, ये बताइएगा गले में गिलट, थायराइड वो क्या है और वो कैसे बनते हैं, उनकी एहतियाती तदाबीर क्या है? गले में जो गिलट बनता है, गले के अंदर थायराइड गदूद होती है, वो हर एक नॉर्मल बंदे के गले में गदूद होती है। अगर आयोडीन की कमी हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इस वजह से, और भी काफ़ी इसकी वजह है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये गले में गिल्टी अपीयर हो जाती है। मेजॉरिटी औरतों में होती है, मोस्टली औरतों में गिलट बनता है। उसमें हम फिर देखते हैं कि अगर तो कुछ गेस्टेशनल गोइटर होते हैं कि हमल में गोइटर बनता है, उसके बाद फिर रिड्यूस हो जाता है। कुछ सिंगल सॉलिटरी नोड्यूल होते हैं, बाद में रिग्रेस हो जाते हैं। कुछ होते हैं जिन जो दवाइयों से इससे ख़त्म नहीं होते, साइज में बढ़ते हैं, उसके फिर हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अच्छा सर, काइंडली ये बताइएगा डस्ट एलर्जी क्या है और इसकी वैक्सीन क्या मार्केट में आ चुकी है? अच्छा, डस्ट एलर्जी का ये है कि हमारा हर दूसरा मरीज़ ही इस कंप्लेंट के साथ आता है। इसमें ये होता है कि नाक में एलर्जी होना, नाक में खारिश महसूस होना, गले में केरा, गले में खराश, ये अलामतें आती हैं। ये एलर्जी फिर आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, या कान की तरफ, कानों में खारिश, ये चीज़ें अलामतें आती हैं। डस्ट एलर्जी में ये है कि हमारे जितने मरीज़ हैं जिनका अगर कोई नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक में एलर्जी होती है और नाक के अंदर गोश्त नाक का बढ़ जाता है, और कुछ नाक में बीमारी वाली गदूदें जिनको हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं, वो भी इसी एलर्जी की वजह से बनती हैं, फिर हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। और एलर्जी का ये होता है कि अगर मरीज़ की एलर्जी है, नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है, नाक में गदूदें नहीं है, नाक में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट की कंप्लेंट नहीं है, सिंपल एलर्जी है कि मौसम सीजनल चेंज होने से या डस्ट से या किसी और स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं उन्हें तेज़ खुशबू से एलर्जी होती है, या घर में परिंदे रखे हों, पेट्स वगैरह, उनसे होती है। तो इसमें सिर्फ हम परहेज़ का बताते हैं मरीज़ को कि वो जो फैक्टर्स जिनसे एलर्जी होती है उसे अवॉइड करें, परहेज़ करें। और बाकी इसकी वैक्सीन की बात है, उसमें हमारा पाकिस्तान का एक ही अदारा है, एलर्जिक सेंटर, उधर चक शहजाद इस्लामाबाद है, वहाँ हम पेशेंट भेजते हैं। पेशेंट के फिर एलर्जी का वो टेस्ट वगैरह करके उसकी वैक्सीन प्रॉपर शुरू होती है। कुछ पेशेंट की 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल एलर्जी की वैक्सीन चलती है। उससे 50-60%, 50 to 60% पेशेंट को फ़ायदा होता है, इससे एलर्जी उनकी कंट्रोल हो जाती है। बाकी पेशेंट को दवाई और परहेज़ पे रहना पड़ता है, और कुछ पेशेंट में हमें जिनमें बाकी पैथोलॉजीज आ जाए उनमें हमें फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीने से गले में कोई मसला बन सकता है? हाँ जी, ठंडे पानी पीने से हम मना करते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, ज़्यादातर फिर मशरूबात हैं ठंडे, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, हम मरीज़ों को मना करते हैं। आम एक नॉर्मल बंदा चाहे बिल्कुल ठीक है उसका गला, उसका भी यही है कि हमेशा ताज़ा या नॉर्मल पानी पिए। अगर ठंडा पानी पीना है, बिल्कुल हल्का ठंडा पानी पी सकते हैं। बर्फ़ वाली ठंडी चीज़ें, खट्टी और चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, गले के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग कॉटन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं कान की सफाई के लिए, क्या ऐसे करना दुरुस्त है कि गलत है? नहीं, कॉटन बर्ड से हम मना करते हैं, क्योंकि कान अल्लाह ताला ने हमारे बड़े नाजुक और सेंसिटिव बनाए हुए हैं। कान की हमारी नाली है, कान के अंदर पर्दे का हिस्सा है, कान के अल्लाह ताला ने हमारे 3 हिस्से बनाए हुए हैं। तो कान में अगर कोई मैल है, कोई फंगस है, कुछ भी कान में अगर खारिश इचिंग होती है, तो कान में कभी भी तिनका, कॉटन बर्ड, हथेली, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मारनी चाहिए, कोई टोटके नहीं करने चाहिए। कान बाहर से दबा ला सकते हैं, लेकिन अगर कान में कोई इचिंग, किसी को खारिश महसूस होती भी है, तो उसका चेकअप करवाएं ताकि पता चले कान में कोई फंगस है, जो बीमारी है उसका हम इलाज करें ताकि वो खारिश महसूस ही ना हो। बाकी कॉटन बर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर असद अली राना जो कि हमें मुफीद मशवरे बता रहे थे सेहत के हवाले से। इंशाल्लाह अपने मेज़बान सज्जाद रज़ा सिंधी को किसी अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।